नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। उम्मीद ऐसी करता हूं मैं। अच्छी चल रही होगी। पढ़ने वाले बच्चों की तो अच्छी चलती है। भूकंप टॉपिक जो आपके अभी रीट में नया जोड़ा है वो मैंने करवा दिया आपको फुल डिटेल से। भूकंप टॉपिक फर्स्ट एड ज्योग्राफी से जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर उनके भी लगता है। फिर नया टॉपिक जोड़ा है भूकंप, सॉरी ज्वालामुखी। भूकंप तो करवा ही दिया, ज्वालामुखी भी आपके नया जोड़ा है रीट में। और आपके फर्स्ट एड ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक लगता है, तो हम विद डिटेल थोड़ा सा ढंग से इसको पढ़ लेते हैं। टॉपिक है ज्वालामुखी। वैसे तो ध्यान रहे, भूकंप से पहले ये टॉपिक पढ़ा जाता है। ज्वालामुखी टॉपिक को भूकंप से पहले पढ़ना चाहिए। इसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। यानी पृथ्वी की सुरक्षा वाल्व क्या है? भूकंप, सॉरी ज्वालामुखी। सेफ्टी वाल्व कह सकते हैं हम, पृथ्वी की सेफ्टी वाल्व है ये। कौन कौन सा कलर सेट होता है, कलर भी देखना पड़ेगा। चलो लो जी टाप, देखिए पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व। ज्वालामुखी क्या होता है? अंदर किसी वजह से लावा गर्म होकर भाप बन जाता है, गैस टुकड़े धूल, वो पृथ्वी के टक्कर मारना शुरू करते हैं। कई बार तो टक्कर मार के रह जाती है जिससे वाइब्रेट हो जाता है भूकंप। और कई बार उसकी टक्कर इतनी जबरदस्त होती है वो सारो अड़ंगो जितो भी है वो सारो बारे ले आगे गिरते। यानी वैसे देखे तो ज्वालामुखी के दो प्रकार होते हैं। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना या स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपकी मर्जी है। एक तो होता है आंतरिक या धरातलीय कह सकते हैं जिसे, आंतरिक। एक होता है बाह्य। यानी एक हो गया आंतरिक, एक बाह्य या धरातल के ऊपर कह सकते हैं या धरातल के नीचे। आंतरिक का मतलब जो अंदर ही, क्योंकि जब लावा आ रहा है तो अंदर भी तो परतें हैं। कई बार लावा निकलता है और उन परतों के बीच में घुस जाता है, वो होता है आंतरिक। एक में वो होता है, ठीक है। जिसमें आंतरिक में हम बात करें तो आपने कभी नाम सुने होंगे, फर्स्ट एड वालों ने सुने होंगे, जैसे बेथोलित है, फेंथोलित है, सिल है, डाइक है। बेथोलित, फेंकोलित, सिल, डाइक, ये अंदर बन जाते हैं। ये बेथोलित, फेंथोलित, सिल और डाइक इस प्रकार से। अब ज्वालामुखी जब बाहर आएगा तो उससे कौन कौन से पदार्थ निकलेंगे, यानी ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं, पहले तो हम ये देखते हैं। छोटी मोटी चीजें देखते हैं जो इसे कई बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं। जैसे ही भूमि के अंदर बाहर ज्वालामुखी आएगा तो सर्वाधिक उसमें जल वाष्प होगा, यानी सर्वाधिक होगा वाष्प। ये कई बार पूछ लेते हैं, ज्वालामुखी बाहर आए तो उसमें सर्वाधिक मात्रा वाष्प की होती है। लगभग माने तो 60 से 90% बच्चों यही चीज होती है, जल वाष्प ही होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये चीजें भी हैं। ज्वालामुखी के टुकड़े, बड़े बड़े जो टुकड़े बाहर निकलते हैं उन्हें कहा जाता है बम। कि बम पाड़ेगा बड़े टुकड़ों को, वापी किया मैंने, बड़े टुकड़ों को बम कहा जाता है। और जो ज्वालामुखी से बारीक कण होते हैं, छोटे कण, इन्हें धूल, राख या फिर ज्योग्राफी की भाषा में उसे कहा जाता है लेपिली। ज्वालामुखी से निकले बड़े टुकड़े, ज्वालामुखी से छोटे छोटे टुकड़े, छोटी छोटी, वो होते हैं लेपिली। बड़े टुकड़े बम, छोटे टुकड़े लेपिली। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो बाहर जो द्रव पदार्थ निकलता है उसे कहा जाता है लावा। ये भी कई बार पूछ लेते हैं, याद रह जाएगा। बड़े टुकड़े, छोटे टुकड़े और लावा क्या होता है? तरल पदार्थ जो बाहर निकलता है। बाद में इसको रिपीट मारने काम आएंगे, हम इसे एक बार मिटाते नहीं है, लिख लेते हैं। द्रव पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा। अब देखते हैं ज्वालामुखी, एक बार मैं थोड़ा सा एक अंग समझाता हूं इसके। जैसे हम मान लेते हैं ये पृथ्वी का आधार है, ठीक है। बढ़िया वाला चित्र बनाते हैं इसका, आपके बहुत काम आएगा। ये है पृथ्वी का आधार, ठीक है। धरातल हो गया, धरातल कह दो या फिर उसे आधार कह दो। अंदर इसके सेलें हैं, आधार सेलें होगी, उनको कलर दे देते हैं हम एक बार। नीचे जो है वो आधार सेलें होगी इस प्रकार से। जो भी कलर है, हम कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है भाई? ये अंदर जो है वो आधार सेल है, ठीक है गुरुजी। मान लो यहां पर है विशाल मेगमा, यहां है विशाल मेगमा। वो मेगमा अब धरातल में बाहर निकल के आएगा। इस मेगमा को हम बाहर ला रहे हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं हम दूसरा कलर, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब ये मेगमा जब बाहर आएगा तो सीधी नली, ये अपनी भूमि है,
सीधी नली द्वारा इस तरीके से बाहर आएगा। नली को मतलब को नहीं कि कोई 2 इंची पाइप है, वो 100 फुट तक चौड़ा हो सकता है। वो ज्वालामुखी निकले तो पूरी भूमि के पूरा पूरा शहर नहीं उखाड़ के नाके फेंक दे ज्वालामुखी। तो वो एक प्रकार से नली, जिसे हम कह देते हैं नाली या पाइप, नाली या पाइप। अब ये लावा ऐसे बिछना शुरू होगा, ये धरातल है तो धरातल के यहीं गिरना शुरू होगा, इस प्रकार से ये गिरना शुरू होगा। दूसरा कलर लेना पड़ेगा। इस प्रकार से ये गिरना शुरू होगा ऐसे। भाई तुम्हें पता है कि अंदर से आप पानी बाहर लाओगे तो दोनों साइडों में गिरेगा। भाई ये तो जितना ऊंचा जाएगा उतना ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा, दोनों साइड में ऐसे मलबा डलता जाएगा और बीच में वो पाइप है। ये दोनों साइड की ओर मलबा डलता जा रहा है। ये है एक प्रकार से ज्वालामुखी से निकला लावा। अंदर कई बार इस तरीके से की रेखाएं बन जाती है। इसी के अंदर मान लो ऐसे कोई रेखा बन गई है, जिसे हम कह देंगे जैसे मान लो डाइक, सील। ये लास्ट भाग है यहां, ये है गड़ो। ये जो छिद्र है ज्वालामुखी से निकले बाद जो खड्डा बनता है, उसमें 2 नाम आते हैं बच्चों। एक तो आता है क्रेटर, एक नाम आता है काला डेरा। ज्वालामुखी जब फटने से एक छोटा खड्डा बनता है उसे क्रेटर कहा जाता है, और जो बड़ा खड्डा बनता है उसे काला डेरा। जैसे आपसे पूछ ले कि पुष्कर किसका उदाहरण, तो पुष्कर ज्वालामुखी से बनी झील है, जो काला डेरा का उदाहरण है। अगर आपसे पूछ ले नक्की झील किसका उदाहरण है, तो नक्की झील किसका उदाहरण है, क्रेटर का उदाहरण है। यानी छोटो खाडो क्रेटर, बड्डो खाडो काला डेरा, छोटो खाडो क्रेटर, बड्डो खाडो काला डेरा। आराम से याद रह जाएगी, ठीक है। अब मैं इसे नीचे लेना, ये ढंग से समझ लेना इसको, सारी चीजें एक जगह लिख दी है मैंने। अब ये लावा इस तरीके से धुआं, गैस, बादल, राख के बादल से बन जाते हैं ऊपर। ये लास्ट निकास है। समझ में आया? इस चित्र को थोड़ा सा फेस्टेड वाले ध्यान से इसको बना लेना। ये जो एक प्रकार है वो आपके मैथ में शंकु की सी आकृति बन जाती है। यानी इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी निकलने के बाद में लावा का चारों ओर जो जमाव होता है उसे शंकु कहते हैं। ये शंकु अगर बड़ा हो जाए तो एक पर्वत का रूप ले लेता है, जिसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। अरे वाह सर, क्या बात है, समझ में आया कुछ? और ये छिद्र है, नाड़ी है जो पर्वत के मध्य है। ये पतली नली हो गई है, ये देख लो, ज्वालामुखी नली का इसका, वोल्केनिक पाइप का इसका। ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्केनिक बोले, वोल्केनिक पाइप कह सकते हैं। ज्वालामुखी का मुख कौन सा होगा? ये हो गया, वो बड्डो जाओ, बड्डो मुख हो गया, छोटो हो गया, छोटो मुख हो जाओ। काला डेरा क्रेटर समझ गए, छोटा खड्डा क्रेटर, बड़ा खड्डा काला डेरा, बस समझ में। अब हम ज्वालामुखी के कुछ प्रकारों का वर्णन करते हैं। चलो, यानी ज्वालामुखी के प्रकार बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो टॉपिक होते हैं, ये जो बच्चे पढ़ते हैं वो रियल में सीरियस बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाई से मतलब होता है। क्योंकि ये टॉपिक हर किसी के बस की बात नहीं होती है, पढ़ाना भी नहीं होता है और पढ़ना भी नहीं होता है। इन पर जो व्यू आते हैं वो रियल बढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मुश्किल से 50 या 60 हजार, ये इतने ही बच्चे, कंपटीशन भी इतनों के बीच में है। तो बाद ऑब्जेक्टिव आप निकालते रहो। अब मैं कहूँगा आपको सर आप ऑब्जेक्टिव करा, यार ये कोई काम थोड़ी, आप खुद पढ़ सकते हो, इसके लिए आप टाइम खराब थोड़ी करोगे। मैटर ये ज्वालामुखी अगर आप खुद पढ़ोगे तो बहुत समय बर्बाद होता है आपका, इसीलिए हम इसको थोड़ा आसान करके आपको दे देते हैं, जिससे आपकी समय की बचत हो जाती है। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं उद्गार के आधार पर। एक होता है समय के आधार पर और ये है उद्गार के आधार पर। छोटे 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 नाम है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है केंद्रीय उद्भेदन वाले। ये केंद्रीय उद्भेदन याद रखो, रख लो, कोई बात नहीं। उद्भेदन वाले देखिए, कुछ नाम है अलग प्रकार के, जिन्हें थोड़ा 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 आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले है हवा हवाई। सबसे पहले ज्वालामुखी का नाम है हवाई तुल्य ज्वालामुखी, या फिर इसे हवाईयन भी कह सकते हैं। भी दूसरी भाषा में इसे कहें तो हवाईयन कहा जा सकता है या हवाई तुल्य कहा जाता है, क्योंकि हवाई एक द्वीप है। एक मिनट, इसको साइलेंट कर लेता हूं। ऑफ हवाई एक द्वीप है।
हवाई द्वीप के ऊपर ये ज्वालामुखी ऐसे फटा, फटा तो फिर फटा और इस तरीके से एक ऊपर आकृति धुआंरे की इस तरीके से, यानी सॉरी इस तरीके से मिटा देता हूं, सही नहीं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो जब ज्वालामुखी फटा तो इस तरीके से मान लो आकृति बनी। ये क्या लग रहा है सर? है तो बाल सा लग रहे हैं, केस है, तेरी जुल्फों के साये में खेल लेने दे, वही केस है ये। हवाई द्वीप पे ये इस तरीके से बादल केस से लगते हैं, तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई साहब ये तो हमारी देवी प्रकट हो गई। हमारे जब लोगों के अंदर देवी आ सकती है तो यहां प्रकट नहीं हो सकती क्या? तो लोगों ने कहा कि ये तो अग्नि है और अग्नि की देवी, इसलिए अग्नि देवी पीली, पीला पड़ा दिख रही, अग्नि देवी पीली के ये केस है, ये बाल है। तो लोग एक प्रकार से हवाई इस ज्वालामुखी को पूजने लग रहे। कहां? हवाई द्वीप पर। एकदम शांत ज्वालामुखी है, छोटो सो है, कोई ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। यानी हवाई तुल्य ज्वालामुखी को पीलियन देवी के रूप में वहां के लोग पूजने लग गए। ठीक है, हवाई द्वीप के ऊपर है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी वही आएंगे जहां भूकंप आएंगे। अग्निवल्ले वही रहेगी जहां दो समुद्र मिलते हैं, वहां नीचे जाके पानी जाके कई बार और भाप बना देता है। पानी क्यों? गर्म चीज में पानी मिला है वो और उफान मारे। फिर है स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। पहले वाले से थोड़ा सा तीव्र है, यानी पहले वाला तो ऐसे बिखरता है, ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा पहले वाले से थोड़ा। कहां है? ये भी स्ट्रोम्बली जो है वो भूमध्य सागर के ऊपर है। भूमध्य सागर के सिसली द्वीप है, सिसली द्वीप के उत्तर में है एक लिपारी द्वीप, वहां पर पड़ता है ये लिपारी द्वीप के ऊपर। पहले वाले से थोड़ा सा तेज ज्वालामुखी है जिसका नाम है स्ट्रोम्बली। ठीक है जी, लिखते जाना, बस इनकी इतनी बातें हैं। कहां है क्या है बस यही ध्यान रखना है। फिर है वल्केनो ज्वालामुखी। अब उससे थोड़ा तेज आएगा, फूलगोभी की सी आकृति बन जाएगी इसकी। कौन सी? वल्केनो ज्वालामुखी। थोड़ा सा तेज होता जाएगा। अब जान वल्केनो के आधार पर इसका नामकरण पड़ा है। ये भी लिपारी द्वीप के है। इसमें प्रत्येक उद्गार में लावा जो है वो पहले वाला लावा जमा, पहले वाले को उखाड़ेगा, फिर नया आएगा ज्वालामुखी। भाई ज्वालामुखी फटा, फटने के बाद में धीरे धीरे उसका मुख बंद भी हो जाएगा, लेकिन फिर और फट के ऊपर मुख ऊपर ना उखाड़ के दूसरा आ जाएगा वो। फिर एक ज्वालामुखी आता है पीलियन तुल्य, ये तो बड़ा खतरनाक होता है। चौथा है पीलियन तुल्य। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है भाई जी, पीड़ा ही लगा दे। सर्वाधिक विनाशकारी भयंकर विस्फोट, सबसे खतरनाक ये ज्वालामुखी है। कौन सा? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे खतरनाक है। लावा चिपचिपा और लसरदार होता है, ऊंचाई तक जाता है। फिर एक ज्वालामुखी है विसुवियन ज्वालामुखी, साथ साथ में लिखते जाना, विसुवियन ज्वालामुखी। ये विसुवियन में फटा था। कब फटा? तो बम क्या अचानक से फटा? नहीं, पहले बम मेरे पास आया 79 ईस्वी में। प्लिनी महोदय ने इसके बारे में बताया। इसे पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। पीलियन तुल्य भी कह सकते हैं हम इस ज्वालामुखी को। ठीक है, ये तो नॉर्मल चीजें थी जिनमें आप याद रखो। ठीक है, अब जो प्रश्न आएगा और फर्स्ट ग्रेड में मान लो चाहे कहीं मान लो, लगभग यही से पुटअप होने के चांसेस है। यानी समय या उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी, यानी जिसे मैं कह दूं एक प्रकार से समय के आधार पे, समय के आधार पे ज्वालामुखी, यही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न भी आपको यहीं से पूछेगा। एक तो होता है जागृत, यानी एकदम एक्टिव, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिव वोल्केनो। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, नाम आगे ज्वालामुखी लगाते जाना। डोरमेंट वोल्केनो जिसे कह सकते हैं। जागृत, जाग तो है एकदम। दूसरो प्रसुप्त है। तीसरो एकदम शांति शांति शांति, एक्सट्रिक्ट शांत ज्वालामुखी। यानी 3 प्रकार के ज्वालामुखी बताई गई है। यही इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना है। आप अभी क्या हो,
सर अभी हम जागृत अवस्था में है। बिल्कुल आप जागृत अवस्था में, सब कुछ निकल रहे हो, निकाल रहे हो, सब कुछ, गाड़ियां भी बक सकते हो, कुछ भी मुंह से निकाल सकते हो, क्योंकि आप जागृत अवस्था में हो। फिर वह काची नींद, यानी आप सोए हो लेकिन सोएडे को के विश्वास टावरो कद जाग गया, वो होती है प्रसुप्त अवस्था। और जिस दिन हमारी मृत्यु होगी वो एकदम शांत है, उसके बाद हम कभी नहीं उठेंगे। एक ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा ही नीचे से लावा फेंकता रहता है, हमेशा ही चलता रहता है, 12मासी काम। एक वो है कि ज्वालामुखी फाट्यो, कई दिन रुक्यो, 12, 6 साल, 2 साल, 5 साल बाद पाछो फाटी, यानी सूते आदमी को कोई भरोसा हो, वो मर चुके हैं। जैसे हमारे पुष्कर झील भी ज्वालामुखी से बनी, अब कभी नहीं फटेगी। तो वो ज्वालामुखी जो एक बार फटे फिर वो दोबारा कभी नहीं फटेंगे। यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार के ज्वालामुखी बताए गए हैं। सबसे पहला कौन सा है? जागृत। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के उदाहरण पूछे जाएंगे। आप परिभाषा आपको बता दी। सबसे पहले है एक्टिव ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी, यानी गैस और पदार्थ हमेशा निकलते रहे। दुनिया में लगभग 500 जागृत ज्वालामुखी आज भी है जिनमें लावा एनी टाइम निकलता रहता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है एटना का, इटली का एटना ज्वालामुखी। इनके नाम याद रखना। प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा ये एटना ज्वालामुखी आता है जागृत, प्रसुप्त या शांति, या फिर पूछेगा निम्न में से जागृत ज्वालामुखी है, यही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, बहुत ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां है? भूमध्य सागर के सिसिली द्वीप के उत्तर की ओर लिपारी द्वीप पर, जिसको अभी पहले बताया था इटली में। ये भी ये सर ऐसा क्या है? इसमें लावा निकलता रहता है, लावा निकलेगी तो अग्नि निकलेगी, जब अग्नि ऊंचाई पे निकलेगी तो आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान होगा। ये भूमध्य सागर में पड़ता है, इसीलिए इसे वहां बट है चाननो, जहां आपने नूर जहां को नहीं कि इतिहास में चाननो करया करती, तो भी भूमध्य सागर पर चाननो कोई करे, क्योंकि एनी टाइम नूर जान तो ये उपाधि दे रहा कि बाकी चाननो करे, बल्ब जी तो कौन करती है, संसार की रोशनी बोल रहा है, जबकि वो है स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। स्ट्रोम्बली स्ट्रॉन्ग है तभी तो करेगा प्रकाश, तो कैसे करके इसको याद रखा। फिर पिनुटुबो ज्वालामुखी, ये भी जागृत है, ये भी एक प्रकार से जागृत ज्वालामुखी। 1991 में ये फिलिपाइन में उद्गार हुआ था, 1991 में फिलिपाइन में। लिख लेना, और कुछ नहीं याद कर पाओ ज्वालामुखी में, बस इतना याद करना। जागृत ज्वालामुखी कौन सा? एटना, स्ट्रोम्बली और पिनाटुबो, ये आज तक सक्रिय 1991 से लेके। फिर है सेंट हेलेना ज्वालामुखी, जो यूएसए का है। सेंट हेलेना कहां का है? यूएसए का ज्वालामुखी है, ठीक है। फिर है कोटोपेक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये कोटोपेक्सी, जो इक्वाडोर में पड़ता है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर, टाब्रो रट लियो, इंपॉर्टेंट यो ही है भाई। 3 प्रकार है, जिसे मैन सक्रिय तो याद कर ही लेना, बाकी याद रहे या नहीं रहे। सक्रिय ज्वालामुखी एटना है, स्ट्रोम्बली है, पिनाटुबो है, सेंट हेलेना है, कोटोपेक्सी है। 2-3 बार इनको पढ़ना। आगे फिर कौन सा था? आगे था 2 नंबर, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कभी ये एक्टिव थे लेकिन ईब को नहीं है, वही तो है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो कई वर्षों बाद अचानक से हो जाता है इनमें। जैसे इसका फेमस जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी में है विसुवियन। सर कहां है ये? इटली में, विसुवियन। प्रसुप्त ज्वालामुखी का ये बड़ा उदाहरण है, जो सबसे पहली बार इसका उद्गार हुआ था 79 ईस्वी, बहुत पहले, और शांत हो गयो, दुनिया बस की पाछी,
और बायडो पाछो फाट्यो 1631 में। फेर के थम गयो तो फिर 1803 में और फाट गयो, 1872 में और फाट गयो, फाट गयो बोला अपनी भाषा। फिर 1906 में फाट गयो, फिर 1927 में फाट गयो। अरे भाई के करन लाग रहा सर, रुक जा थमे ही कोनी के। फिर 1928, फिर 1929, तो भाई तो फाट तो ही जा रही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो कितना साल बाद में एक्टिव है, दुनिया बस गई ऊपर और छाड़ दिया मन। तो वो है कौन सा? विसुवियन। कौन सा ज्वालामुखी? परसुब ज्वालामुखी। फिर है क्राकाटोआ, इटली का। ये कहां का है? इटली का, याद रहे जैसे आ रहा हूं। फिर है फ्यूजियामा, जापान का। फ्यूजियामा ये कहां का है? जापान का। याद रहे जैसे के भाई, तीन ही तो नाम याद करना है। VAF, फावे के सूत्र बनेगो, जो भी बनाओ तीन ही नाम याद रखना है बस, बाकी कोई टेंशन को नहीं। या तो ये तीन रट लो या पहले वाले रट लो। विसुवियन, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा। विसुवियन, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा। ये परसुब ज्वालामुखी, विसुवियन, क्राकाटोआ और फ्यूजियामा। जगह भी याद रखना, कई बार सीधा ही पूछ ले फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहां। फिर आते हैं शांति, शांति, शांति। गहनाई एक उद्गार हो बाद में कभी होयो ही को नहीं। वह कौन सा ज्वालामुखी बेटा? वह शांत खत्म हो चुके हैं। ज्वालामुखी उठा, फिर वहां पानी भर गया, जल भर गया, शांत हो गए। जिसमें है ईरान के को सुल्तान, को है सुल्तान, देवबंद। कहा है दोनों? दोनों ही ईरान के अंदर है। फिर पोप है, फिर किलीमंजारो है, पोप बर्मा के अंदर, पोप ज्वाला। किलीमंजारो। बस विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी, इक्वाडोर। अलग से लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी लिख लो आप इसको। अप्लाई 19,613 फीट है ये कोटोपेक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। एक एक नाम के है जो कई बार सीधा सीधा आपसे पूछ ले। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी, इक्वाडोर। देखो कोटोपेक्सी, इक्वाडोर कहां पड़ता है? इक्वाडोर के अंदर। ठीक है, 19,613 फुट है लिखना चाहिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया बैरन हवा के झोंके से। भारत में दो ही ज्वालामुखी है, एक तो बैरन है, एक नारकोंडम है। कहां है ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी ध्यान रखना, भी भारत वाले भी तो पूछ सकता है। पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कैमरून पर्वत, पश्चिमी अफ्रीका सक्रिय। ठीक है जी, ये तो हमने बात की ज्वालामुखी की। अब कुछ और शब्द है जो ज्वालामुखी से मिलते जुलते, तो हमें उस पर भी थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। आपने कभी नाम सुना है क्या? गेसर, जिसे हम गीजर भी कह सकते हैं, यानी इंग्लिश में इसे GEYSER स्पेलिंग में, तो आप गीजर पढ़ सकते। गीजर में क्या है? गर्म पानी, यानी गर्म जल के स्रोतों को यही कहा जाता है। भाई पृथ्वी के नीचे क्या है? गर्म चीज लावा है, वही तो बाहर आई, गर्म थी तभी तो आई, वरना क्यों आती? तो वो कई बार क्या है, गर्म पानी निकलता रहता है, गीजर सो बन जाए, उसे कहा जाता है गीजर। ये आइसलैंड भाषा का एक शब्द है, गेसर से बना है, जिसका अर्थ होता है तेजी से उछलता हुआ या फुहारा छोड़ने वाला। किस भाषा का? ये आइसलैंड भाषा का एक शब्द है, याद रहे। ये तो गर्म जल स्रोत से वाष्प और गर्म जल निरंतर निकलता रहता है। ये तो गर्म जल के स्रोत हो गए, गर्म जल के स्रोत है, वो निरंतर निकलते रहते हैं। जबकि गेसर के अंदर विराम देते गए धीरे 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 फुहारा के रूप में उछलते रहे। विश्व का सबसे फेमस गीजर है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो अमेरिका के अंदर पड़ता है। येलोस्टोन विश्व का सबसे फेमस गीजर है, येलोस्टोन नेशनल पार्क, उत्तरी अमेरिका में
कभी भी जागे देखिए यो टाबरो पानी पीए देख ले। जबकि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में गीजर कम है। एक शब्द है धुआरे, ये भी सुना ही होगा आपने कभी ना कभी। शब्द धुआरे भी नहीं सुना क्या? फेमोरोल्स कहा जाता है इंग्लिश के अंदर इसे, ठीक है। ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है फ्यूमरोल। इस फ्यूमरोल से बना हुआ एक शब्द है, ऐसा छिद्र जिससे गैस व वाष्प निकलती रहे, यानी इसे धूम्र छिद्र भी कह सकते हैं धुआरे को। अगर कोई ज्वालामुखी सक्रिय, उसका अंतिम लक्षण धुआरे है। सक्रिय ज्वालामुखी का अंतिम लक्षण है। अलास्का के नजदीक सहस्र धूम्र की घाटी, अलास्का कहां पड़ता है जिसे कभी अमेरिका ने खरीदा था, यह अलास्का। यहां बहुत सारे धूम्र घाटियां हैं जिसे सहस्र धूम्र घाटी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया एग्जाम में। अलास्का में सहस्र धूम्र घाटी पाई जाती है जिसे निकलता रहता है सक्रिय ज्वालामुखी के अंतिम लक्षण। ईरान का कोह सुल्तान एग्जाम्पल लिखो तो वो लिख दो। प्लेंटी की खाड़ी न्यूजीलैंड के अंदर है, एक हवाईटन टापू। लेकिन मैन जो है सहस्र धूम्र घाटी अलास्का, सहस्र धूम्र घाटी अलास्का। धुआरे जो है ना, उसमें जल वाष्प के साथ सल्फर डाइऑक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा अंतर है धुआरे और गीजर के अंदर। अब ध्यान रहे, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश, सर्वाधिक भूकंप वाला जापान, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश है इंडोनेशिया। सर्वाधिक ज्वालामुखी यहां आते। हाल ही में खोजा गया सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है पामुमासी। हाल ही में खोजा गया सबसे बड़ा ज्वालामुखी बताते हैं, प्रशांत महासागर में खोजा गया है पामुमासी। भारत के दो ज्वालामुखी है, पहले मैं जिक्र कर चुका हूं, बैरन नारकोंडम। बैरन नारकोंडम, बैरन तो सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी। बैरन नारकोंडम बैरन। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सक्रिय तो बता दिया था। विश्व का वैसे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है ओजस डेल सलाडो है, जो चिल्ली के अंदर है। डेल सलाडो कहां पड़ता है? चिल्ली। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी 22,615 फीट ऊंचा है, और सक्रिय में कोटोपेक्सी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी वो है कोटोपेक्सी। ये लो बच्चों, ज्वालामुखी टॉपिक इज कंप्लीट, यानी भूकंप भी करवा दिया। आपके नए जुड़े थे रीट में, वो टॉपिक मैंने आपको करवा दिए। अब बता देना कौन सा कराना है, कमेंट करके बता दें, कोई समस्या नहीं। ओके, थैंक यू।